Hello everyone. In this video, I'll be teaching objectives of SYGC accounts chapter, final accounts. Okay, let's start with the objectives. First one, first MCQ है, when there is no partnership agreement between partners, the division of profit takes place in equal ratio. अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में नथिंग इज मेंशनड अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो पार्टनर्स जो है वो अपने में प्रॉफिट डिवाइड करेंगे इन इक्वल रेशियो एज पर पार्टनरशिप एक्ट. Then to find out net profit or loss of the business, dash account is prepared. Net profit and loss find करने के लिए we have to make capital P&L account. Gross profit and loss calculate करने के लिए we have to make trading account, and net profit or loss के लिए we have to make profit and loss account. A dash is an intangible asset. Intangible asset क्या होता है? जिसका physical structure नहीं होता है. Something which cannot be seen, which cannot be touched. That is goodwill. बाकी स्टॉक, कैश एंड फर्नीचर तो टैंजिबल एसेट्स होते हैं because it can be seen, it can be touched. In the absence of an agreement, interest on loan advanced by the partner to the firm is allowed at the rate of 6%. ये क्या होता है? अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है and the rate of interest is not decided या not mentioned, तो firm has to compulsorily pay 6% interest per annum. Okay, 6% interest per annum. Fine. Next one. Liability of partners in a partnership. अच्छा, ये जो मैंने प्रोविजन बताया, this is as per पार्टनरशिप एक्ट, as per इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ये जो प्रोविजन हमने डिस्कस किया यहाँ पे. नेक्स्ट वन. लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप बिजनेस इज अनलिमिटेड. मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज अनलाइबिलिटी? व्हाट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी? सपोज अगर पार्टनरशिप फर्म अपने क्रेडिटर्स को, अपने लाइबिलिटीज को पे नहीं कर पाया फ्रॉम इट्स ओन एसेट, तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट को भी अटैच किया जाता है. उनके पर्सनल एसेट को बेच के जो पैसा आएगा वो पैसा बिजनेस के क्रेडिटर्स को पे किया जाएगा. दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी. मीनिंग अगर फर्म से पैसे पेमेंट नहीं हो रहे तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को भी बेच सकते हैं. द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज इन फोर्स सिंस 1932. ये एक्ट 1932 का है. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म आर डैश अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट. इट इज 50. मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट. राइट, वन वर्ड phrase term which can substitute each of the following. Persons who form the partnership firm. जो पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं उसको बोलते हैं, इट इज दे आर कॉल्ड पार्टनर्स. अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फ्रॉम द बिजनेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. बिजनेस से जो कैश या गुड्स विड्रॉ करते हैं दैट इज कॉल्ड, जो पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स. An association of two or more persons according to Indian Partnership Act 1932, partnership firm. Though two or more persons forming together an association, it is called partnership firm. Act under which partnership firms are regulated. Partnership firms are regulated under Indian Partnership Act 1932. Okay, तो इसका आंसर है एक्ट अंडर विद द फर्म्स आर रेगुलेटेड. आंसर है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. बेसिकली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न्स पार्टनरशिप. प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार. प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करने को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन. Partnership agreement in written form. Partnership deed. Partnership deed. Under this method, capital balances of partners remains constant. Okay, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ऑफन पूछते हैं. सी, पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है वो इसमें दो मेथड होता है. पार्टनर्स का जो कैपिटल मेंटेन करने का तरीका है, जो टाइप्स है, उसमें देयर आर टू टाइप्स. एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड दूसरा सेकंड इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ओनली वन अकाउंट इज मेड विच इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड फिक्स्ड कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनता ही है,
But along with that, we also open partners current account. Partners current account. तो basically fixed capital method में two accounts are maintained. One is capital and second is current. Whereas fluctuating capital method में only one account is made, that is capital. इसका रीजन क्या है, इसका लॉजिक क्या है? विल डिस्कस द रीजनिंग आल्सो. सी द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स. हम जब बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब कैपिटल विल कीप ऑन चेंजिंग. तो हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स से कनेक्टेड जो भी एडजस्टमेंट है, लाइक पार्टनर्स के कैपिटल, उसका ड्रॉइंग्स, interest on capital, interest on drawing, salary to partner, everything is recorded in partners capital account. So opening balance and closing balance वो चेंज होता है. That's why they call fluctuating capital. क्यों चेंज होगा? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा, ड्रॉइंग्स लेस करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेस करूंगा, सो ऑन. तो जो क्लोजिंग कैपिटल, इट वोंट बी सेम एज ओपनिंग. ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल विल चेंज. That's why it is called fluctuating capital account. Whereas fluctuating capital method, whereas fixed capital method में क्या होता है? Again the name itself indicates everything. Fixed capital method मतलब fixed capital is fixed. तो अगर मुझे कैपिटल को फिक्स रखना है, तो मैं चेंजेस कहां पे करूंगा? तो उसके लिए वी ओपन वन मोर कैपिटल अकाउंट विच इज कॉल्ड करंट अकाउंट. आई होप यू आर गेटिंग इट. फिक्स कैपिटल मेथड में सिंपल बोलूं तो वी मेक टू कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट नंबर 1 एंड कैपिटल अकाउंट नंबर 2. एंड कैपिटल अकाउंट नंबर 1 में मेन कैपिटल होता है जिसका बैलेंस सेम रहेगा, एंड कैपिटल अकाउंट नंबर 2 में वी मेक ऑल द चेंजेस, जैसे कि ड्रॉइंग्स, नेट प्रॉफिट, ऑल द एंट्रीज, सैलरी टू पार्टनर, जो भी है वो सब कैपिटल अकाउंट नंबर 2 में होता है. एंड इस कैपिटल अकाउंट नंबर 2 को टेक्निकल नाम है, फॉर्मल नाम है करंट अकाउंट. तो बेसिकली इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैपिटल बैलेंस नॉर्मली रिमेन्स सेम and all the adjustments are done in another account which is called current account. So fixed capital method में we make we make two accounts, partners capital and partners current. Whereas fluctuating capital में there is only one account, that is called partners capital account. ये objective important है, different form में आ सकता है. Fine. Under this method, capital balance of partners remains constant. Capital remains constant. तो ये ऐसा कब होता है? When you follow fixed capital method. When we follow fixed capital method. कैपिटल क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि कैपिटल सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि जो भी चेंजेस है, नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन इन अनदर अकाउंट व्हिच इज कॉल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट. इसीलिए कैपिटल सेम रहेगा, कांस्टेंट रहता है, एंड योर करंट अकाउंट कीप्स ऑन चेंजिंग. नेक्स्ट वन, proportion in which partners share profit sharing ratio. Such capital method in which only capital account is maintained, fluctuating capital method. The account to which all adjustments are made when capital is fixed. अगर capital fixed होता है, fixed capital method is followed, तो all adjustments are done in current account. कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं करते, जो भी एडजस्टमेंट्स है करंट अकाउंट में होती हैं. एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर दे आर ड्यू, ड्यू होने के पहले पे कर दिया, सो वी कॉल इट प्रीपेड एक्सपेंस. ओके, सो समथिंग विच इज पेड बिफोर दे आर ड्यू, इट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस. द अकाउंट्स दैट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर. एट द एंड ऑफ ईच ईयर वी मेक फाइनल अकाउंट्स टू चेक कितना कंपनी ने, फर्म ने प्रॉफिट किया है, लॉस किया है. ओके, फाइनल अकाउंट्स. एन एसेट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, उसको हम, इट इज करंट एसेट्स. सी, समथिंग व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली इज कॉल्ड करंट एसेट्स, और क्विक एसेट्स भी बोलते हैं, क्विक एसेट्स. ओके, टेक्स्ट बुक में दोनों आंसर दिया गया है, बट पर्सनली आई फील क्विक एसेट इज मोर अप्रोप्रिएट, मोर करेक्ट. क्विक एसेट ज्यादा करेक्ट है, because quick asset can be quickly converted into money. That's why it is called quick assets. Next one, order in which fixed assets are recorded first in balance sheet. See, मैंने ये जो अंडरलाइन किया है 14, 16 और आगे 4-5 और है, उसके आंसर्स जो है वो मेरे पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है उसमें रॉन्ग दिए गए, इसीलिए मैंने वो मार्क किया है. सो मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ. ऑर्डर इन विच फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन बैलेंस शीट. देखो,
फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड करने का दो तरीका होता है. देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग एसेट्स. वन इज ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड सेकंड इज ऑर्डर ऑफ परमानेंस. ये दो ऑर्डर होता है. तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी अगर फॉलो करेंगे तो लिक्विड एसेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट. लिक्विड एसेट मतलब, लिक्विड मतलब क्या? समथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली. समथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली एंड क्विकली. ओके, इजीली. तो उसको दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी, लिक्विड. तो कैश ऑब्वियसली इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म. बैंक बैलेंस लिक्विड फॉर्म होता है. आफ्टर कैश, bills receivable, debtor, stock, vehicle stock, these things can be easily sold. इसको हम करंट एसेट्स बोलते हैं. ओके, अप टू स्टॉक ये जो है ये करंट एसेट्स है, शॉर्ट टर्म एसेट्स है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश रिलेटिवली इजीली. वेराज ये जो है व्हीकल, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये इजीली कन्वर्ट नहीं होता. इट टेक्स मोर टाइम एज कंपेयर टू करंट एसेट्स. दीज आर करंट एसेट्स एंड दीज आर फिक्स्ड एसेट्स. तो करंट एसेट्स कैन बी एज कंपेयर टू फिक्स्ड एसेट इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, whereas फिक्स्ड एसेट में इट टेक्स लिटिल मोर टाइम. तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में वी राइट फर्स्ट करंट एसेट्स एंड देन फिक्स्ड एसेट्स, whereas ऑर्डर ऑफ परमानेंस में फर्स्ट वी राइट फिक्स्ड एसेट्स एंड देन वी राइट करंट एसेट्स. तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? ऑर्डर इन विच फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन बैलेंस शीट. तो इट इज परमानेंस, ऑर्डर ऑफ परमानेंस. दिस इज द आंसर. This is the answer. This is the correct answer. Order of permanence and not order of liquidity. Order of permanence is the correct answer. Okay. So this is the answer. Order of permanence, क्योंकि इसमें पहले जो नॉन लिक्विड है, जो परमानेंट एसेट्स है. व्हाई डू वी कॉल परमानेंस? बिकॉज जो परमानेंट एसेट्स है, जो हमारे पास ज्यादा टाइम तक रहेगा, वो फर्स्ट लिखा जाता है एंड देन वी राइट करंट एसेट्स विच गेट्स इजिली या in a short period which gets converted into cash. Okay, so correct answer is order of permanence. I hope you all have understood this thing. Next one, the account in which selling expenses of the business are recorded, profit and loss account. See, trading में record होते हैं all factory expenses and P&L में record होते हैं. For example, मैं ये एक बनाऊं, एक suppose this is my trading account and this is P&L account. तो trading में क्या record होता है? All factory expenses. P&L में क्या record होता है? All admin expenses and selling expenses. बेचने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, and admin means office expenses are recorded. Okay, these are called indirect expenses. तो P&L में indirect expenses record होते हैं and factory expenses are called direct expenses. So trading account में we record all direct expenses. Okay, next one, debit balance of trading account. डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, इसका मतलब क्या होता है? व्हेन यू से डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मींस, सी सपोज ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है. सो व्हेन यू से डेबिट बैलेंस, बी केयरफुल. डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट इज मोर देन क्रेडिट. तो समथिंग विच कम्स ऑन द क्रेडिट साइड, मीनिंग ग्रॉस लॉस. ग्रॉस लॉस क्रेडिट में आता है. समथिंग विच कम्स ऑन क्रेडिट साइड इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस. दिस इज डेबिट बैलेंस. ध्यान रखना, स्टूडेंट्स ऑफन क्या सोचते हैं कि डेबिट बैलेंस मतलब जो डेबिट में आया, तो दे राइट ग्रॉस प्रॉफिट, विच इज रॉन्ग. डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट इज मोर, एंड इफ डेबिट इज मोर मतलब एक्सपेंसेस आर मोर. एक्सपेंसेस आर मोर मतलब it is a loss. Expenses are more than income, so it is a loss. So remember this properly. A debit balance means debit is more. So something, the balancing figure, if it comes on the credit side, it is called debit balance. जो balancing figure credit side में आता है उसे हम debit balance बोलते हैं. So when you say debit balance, it means debit is more. So it's a loss, gross loss. It's a loss, gross loss. Next one, credit balance of profit and loss account. When you say credit balance means credit is more. और अगर credit is more, P&L account का credit is more मतलब income is more, और income is more तो profit, net profit, net profit. Okay, just to summarize, ये exam points है, important है. They can ask this. देखो, debit balance of trading account. Trading का debit balance gross loss, क्योंकि डेबिट मतलब एक्सपेंसेस आर मोर, सो लॉस. क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मतलब इनकम इज मोर, तो ग्रॉस प्रॉफिट. डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल मतलब डेबिट इज मोर मतलब एक्सपेंस इज मोर. अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है तो इट्स अ लॉस, नेट लॉस. एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल
मतलब क्रेडिट इज मोर, सो नेट प्रॉफिट। ओके, ये एग्जाम में ऑफन पूछते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली। ये रिवैल्यूएशन के एंगल से भी पूछते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट के एंगल से भी पूछते हैं। सब में कॉन्सेप्ट इज सेम। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट इज मोर, मतलब एक्सपेंसेस आर मोर, सो इट्स अ लॉस। एंड क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट इज मोर, मतलब इनकम इज मोर, सो इट्स अ प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट वन। State whether the following statements are true and false. True or false? Partnership firm is a non-trading concern. False. Partnership firm क्या होता है? Partnership firm तो profit के लिए होता है, so it's a trading concern. Non-trading क्या होते हैं? NPOs, जो hospitals, clubs, societies होते हैं, school, colleges, all these are NPOs, non-profit organization या non-trading concern बोलते हैं. They don't trade. But partnership firm is very much firm. It's a trading concern. Okay, partnership firm is a trading concern. Next one. Profit and loss account is a real account. False. Trading account and profit and loss account, ये दोनों अकाउंट जो होते हैं, दिस इज नॉमिनल। इसमें ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस भी पुट। तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। सो ट्रेडिंग एंड पीएनएल होते हैं नॉमिनल, क्योंकि ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर्ड टू दिस अकाउंट एंड इसके अल्टीमेटली क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट लॉस या नेट प्रॉफिट लॉस। सो दिस इज नॉमिनल। Trading and P&L जो दोनों अकाउंट is nominal and not real. Carriage inward is a carriage on purchase. True. Inward का मतलब, inward मतलब in. Inward मतलब सपोज ये मेरा फर्म है, तो इनवर्ड मतलब इन, दैट मीन्स परचेजेस। सो गुड्स खरीदते वक्त, व्हेन यू परचेज गुड्स, एट दैट टाइम वॉट एवर कैरेज एक्सपेंस वी इनकर, इट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड। एंड बेचते वक्त, at the time of sale, whatever carriage we incur is called carriage outward, क्योंकि वो goods जा रहा है, जाते वक्त होता है, and that's why we call it carriage outward. So this is true. Carriage inward is carriage on purchase. Yes, in मतलब purchase. Adjustments are recorded in partners current account in fixed capital method. तो ट्रू है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल इज फिक्स्ड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल इज फिक्स्ड, दैट्स व्हाई एडजस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। Prepaid expenses are treated as liability. Definitely false. I think we all are aware of it. Prepaid expenses asset होता है. And reason is हमने पैसे पहले से दे दिए. Now we have to receive services or goods from opposite party. हमने पैसे दे दिए, अब क्या करना है? अब रिलैक्स बैठो और you have to just receive goods or services from opposite party. That's why prepaid expenses are assets. If partnership deed is silent, तो पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रपोर्शन टू कैपिटल। फॉल्स। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, साइलेंट मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं गया कि पार्टनर्स कौन से रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, देन इन दैट केस इट पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। इक्वली। बैलेंस शीट इज एन अकाउंट। फॉल्स। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। वो अकाउंट थोड़ी होता है। क्या हम लिखते हैं बैलेंस शीट अकाउंट? देखो, ट्रेडिंग में भी राइट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में भी राइट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। पर क्या बैलेंस शीट में अकाउंट लिखते हो? नो, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, इज अ स्टेटमेंट। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीनरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, वन इज रेवेन्यू, वन इज कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो क्या होता है? समथिंग विच कम्स इन ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, समथिंग विच इज इनकर्ड फॉर डेली एक्सपेंसेस, रिकरिंग एक्सपेंसेस। सी, एक्सपेंसेस बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स, या तो वो रेवेन्यू होते हैं या तो वो कैपिटल। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज समथिंग विच यू इनकर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे कि टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, परचेजेस, ये जो भी नॉर्मल बिजनेस के एक्सपेंसेस है, सैलरी पेड और सब एक्सपेंसेस जो होते हैं, इन शॉर्ट बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है व्हेन यू इनकर, व्हेन यू परचेज एनी एसेट, व्हेन यू परचेज एनी एसेट, वी कॉल इट कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, और अगर शॉर्टकट में बताऊं तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो आते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन शॉर्ट, व्हाटएवर कम्स इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, वो नॉर्मली हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। एंड बैलेंस शीट में जो आते हैं वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मशीनरी खरीदा, वेयर डू वी पुट इट? असेट। मैंने फर्नीचर खरीदा, कहां पे करोगे? असेट। सो ऑल दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो बैलेंस शीट में जाता है इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या लिखा है? वेजेस पेड। देखो, नॉर्मल वेजेस होता ना तो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि दैट कम्स इन ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस इज रेवेन्यू बिकॉज दैट कम्स इन ट्रेडिंग। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? वेजेस पेड फॉर
इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, देखो असेट खरीदते वक्त एट द टाइम ऑफ परचेज वॉट एवर एक्सपेंस वी इनकर टू मेक द एसेट रेडी फॉर यूज, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ असेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने मशीनरी खरीदा 1 लाख रुपीज का एंड 5,000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंस इनकर किया, मीनिंग फिटिंग एक्सपेंस। तो क्या 5,000 ट्रेडिंग में आता है अलग से? ना, इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट, इट इज एडेड टू कॉस्ट ऑफ द एसेट। आई रिपीट, मैंने 1 लाख का मशीन खरीदा, 5,000 उस पर फिटिंग चार्जेस इनकर किया, तो 5,000 का क्या करते हो? एज पर अकाउंटिंग रूल्स इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ असेट, तो इसीलिए इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। वी डोंट शो इट इन ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज शोन इन बैलेंस शीट asset side, that's why it's a capital expenditure. Income received in advance is a liability, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफन स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी, ट्रू। स्टूडेंट सोचते पैसा आ गया तो असेट है, ना ना, इट्स नॉट दैट वे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मुझे इनकम पहले से आ गया है तो इट्स अ लायबिलिटी। व्हाई इट इज अ लायबिलिटी? क्योंकि पैसे आ चुके हैं, सर्विस तो देना बाकी है, पैसे आ गए हैं, वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड द मनी, मुझे किसी ने पैसे पहले दे दिए, अब मुझे उसको सर्विस देना है या गुड्स देना है, तो इट्स अ लायबिलिटी ऑन मी, इट्स अ लायबिलिटी, क्योंकि मुझे मेरा काम करना बाकी है। So basically, income received in advance is a liability because we are yet to perform our part. So it is true. RDD is created on creditors. False. RDD is created on debtors. Debtors से जो पैसा नहीं आने वाला है उस पे हम एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं which is called provision for doubtful debts या reserve for doubtful debts. So basically it is created on debtors and not creditors. Depreciation is not calculated on current assets. True. Depreciation is calculated on fixed assets. Current assets तो आज परचेज किया, कल बिक जाएगा या 1 मंथ में बिक जाएगा, तो इट्स अ शॉर्ट टर्म थिंग। वेराज फिक्स एसेट जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, तो वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन लॉन्ग टर्म एसेट्स। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, ट्रू। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? समथिंग विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड। सो गुडविल डेफिनेटली इज एन इंटेंजिबल एसेट बिकॉज वी कैन नॉट सी गुडविल। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई गुडविल तो चेयर में बैठा है, क्या उसको देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। ओके, सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट वन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। फॉल्स, अभी मैंने डिस्कस किया था। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो पीएनएल में आते हैं, एडमिन एक्सपेंस, हम उसे, दोज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने अभी लिखा था, 1 सेकंड में जस्ट ढूंढता हूं। हाँ, ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आता है, सच एक्सपेंसेस आर कॉल्ड, दोज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ट्रेडिंग अकाउंट में जो आता है, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, फाइन। नेक्स्ट वन, सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। फॉल्स। ट्रेडिंग में क्या आता है? डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट कहां पे लिखते हो? वेयर डू वी पुट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? वी पुट इट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैंक लोन इज अ करंट लायबिलिटी, तो ये फॉल्स है, क्योंकि बैंक लोन जो होता है जनरली इट इज फॉर मोर देन 1 ईयर, so it is not a current liability, it is a long term liability, it is a non current liability. Bank loan is a non current liability, क्योंकि जनरली बैंक लोन इज फॉर मोर देन 1 ईयर। करंट लाइबिलिटी क्या होता है? समथिंग, अ लाइबिलिटी विच इज टू बी पेड विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर जो पे करना होता है, दैट इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटी। वेरएज बैंक लोन क्या हम 1 साल में पे करेंगे जनरली? नो, हम जब बैंक लोन लेते हैं तो वी टेक इट फॉर मोर देन 1 ईयर। नेट प्रॉफिट इज डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, अभी हमने डिस्कस किया था, दिस इज फॉल्स। डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट इज मोर, डेबिट इज मोर मतलब एक्सपेंसेस आर मोर, एंड इफ एक्सपेंसेस आर मोर तो वी कॉल इट नेट लॉस। ओके, और नेट प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। नेट प्रॉफिट इज क्रेडिट बैलेंस। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। फाइंड ऑड वन, वेजेस, सैलरी, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी। सैलरी इज ऑड वन क्योंकि सैलरी कम्स इन पीएनएल, whereas wages, royalty, import duty, all these are direct expenses. Direct expense मतलब something which is connected to factory or something which is connected to purchases. Those expenses are called direct expense. Salary आता है पीएनएल में, salary is indirect. तो wages, royalty and import duty trading में आता है, whereas salary comes in PNL. So odd one is salary. पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, परचेजेस, ये रिवर्स है। पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग कहां पे आता है? इट कम्स इन पीएनएल, एंड परचेजेस ट्रेडिंग। सो परचेज इज ऑड वन। कैपिटल, बिल्स रिसीवेबल, रिजर्व फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स रिसीवेबल इज ऑड वन। रीजन, बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट, एंड कैपिटल, रिजर्व फंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, all these are liabilities, it comes in liability side. Okay, next one,
Building, machinery, furniture, all these are assets. Bills payable is liability. So bills payable is odd one. Discount received, P&L credit. Discount dividend received, P&L credit. Interest received, P&L credit. Depreciation, P&L debit. So depreciation is odd one. Next one, complete the sentence. Partners share profits and losses in dash ratio in the absence of partnership deed. Equal ratio. They share in equal ratio. Registration of partnership is voluntary in India. It's not compulsory. Optional भी बोल सकते हैं. Optional. Optional. पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, इट इज नॉट कंपलसरी इन इंडिया. ओनली इन फ्यू स्टेट्स इट इज कंपलसरी. पर क्वेश्चन में इन इंडिया पूछा है तो इट इज वॉलंटरी या ऑप्शनल. पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी लॉफुल. हम लॉफुल बिजनेस ही चला सकते हैं. कोई अनलॉफुल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकता है. ऐसा नहीं बोलेंगे चल हम दोनों मिलकर कुछ इलीगल काम करते हैं, तो रॉन्ग. दैट इज रॉन्ग. पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी लॉफुल. लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म इज, पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी होता है दैट इज joint and several. मतलब all the partners are liable and together also they are liable as a firm and separately individually also they are liable. इसलिए several मतलब separately. तो jointly as a firm also they are liable and several मतलब severally individually also they are liable. अगर firm के asset बेच के हम liabilities नहीं pay कर पाए तो partners के personal assets बेचे जाएंगे. In that case we'll sell partners personal assets. इसलिए it is joint as a firm and several, and that means individually also they are liable as a partner. The balance of drawings account of a partner is transferred to dash account under the fixed capital method. Meaning fixed capital method में we make two accounts. ये तो सबको पता है, capital and current. तो drawings कहां पे लिखेंगे? We record drawings in current account. Drawings कहां पे लिखा जाएगा? Current account. देखिए when you open fixed capital account तो all adjustments meaning जो भी drawings है, profit है, loss है, interest on capital, interest on drawings, everything comes in current account. The interest on capital of a partner is debited to dash account. Interest on capital क्या होता है? देखो सपोज ये मेरा P&L अकाउंट है एंड दिस इज पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज अ लाइबिलिटी. ओके, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस. बिजनेस के लिए कैपिटल इज अ लाइबिलिटी. कर्जा मतलब. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लाइबिलिटी हैज टू बी एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है. तो वी राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल on this side. We write interest on capital on this side. I hope this is okay. I'll repeat. Capital is a liability, correct? Business के लिए capital is a liability. अगर capital liability है तो उस पे जो interest देना है, interest है. Liability पे जो interest होता है वो क्या होता है? It's an expense. It's an expense. Okay? I hope this is okay. तो इसीलिए P&L debit और partners capital में credit होता है. It is income for the partners and expense for business and expense for business. That's why P&L debit and partners capital credit. I hope this is okay. Okay, ये clear हो गया होगा सबको. आगे जाते हैं next part. So answer is interest on capital of a partner is debited to P&L account. क्यों P&L debit होता है? Because it is expense for the business. It is expense for the business and income for the partner. तो P&L में debit होगा and partners में credit होता है. Fine. So it is debited to P&L account. Partners are dash liable for the debts of the firm. Partners are jointly and severally. Partners are jointly and severally liable for the debts of the firm. ये अपना डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी. पार्टनरशिप डीड इज एन डैश ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप डीड इज एन आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. आर्टिकल्स ये क्या होता है? See, when a company is formed, understand this part. When a company is formed, there are two documents involved: memorandum of association and articles of association. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो आर्टिकल्स में ऑल प्रोसीजर्स लिखा जाता है. कंपनी कितने डायरेक्टर्स चेक साइन करेंगे, कितने मेंबर्स होने चाहिए फॉर कोरम एंड सो ऑन. गुड नंबर ऑफ प्रोसीजर्स आर रिटन. तो जैसे आर्टिकल्स में पूरे प्रोसीजर्स लिखे जाते हैं वैसे ही पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इन द सेम मैनर पार्टनरशिप फॉर्म के लिए पार्टनरशिप डीड में प्रोसीजर्स लिखे जाते हैं. दैट्स व्हाई पार्टनरशिप डीड इज एन आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. The withdrawal by partners for personal use from the firm is dash to his account. Partners अपने बिजनेस से जब विड्रॉ करते हैं तो वी कॉल इट ड्रॉइंग्स. और ड्रॉइंग्स कहां पे जाता है? ड्रॉइंग जाता है पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट साइड.
तो इट इज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। ड्रॉइंग्स जो होता है वो पार्टनर्स में डेबिट होता है। नेक्स्ट वन, कमीशन पेएबल टू अ पार्टनर इज डैश टू द फर्म। पार्टनर को जो कमीशन पे करना है तो फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए इट्स एन एक्सपेंस, सो इट इज एक्सपेंस फॉर द फर्म, इट इज एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर टू द फर्म। ओके, एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर टू द फर्म। When partners adopt a fixed capital method, then they have to operate dash accounts. तो when अगर fixed capital है तो हमें पता है तो दो अकाउंट बनेंगे, they have to maintain capital and current account, so they have to operate capital and current account. Next one, if partners current account shows dash balance, it is shown on the liability side of balance sheet. तो credit balance, देखो बैलेंस शीट में क्या आएगा, ऑल एसेट्स जो होते हैं, एसेट्स में डेबिट बैलेंसेस आते हैं, एंड लाइबिलिटीज क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो ऑल क्रेडिट बैलेंसेस कम्स इन लाइबिलिटी। द एक्सपेंसेस पेड फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस आर नोन एज ट्रेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस पेड फॉर ट्रेडिंग पर्पस, बिजनेस के लिए जो एक्सपेंस इनकर करते हैं, दे आर नोन एज ट्रेड एक्सपेंस। कैश रिसीट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर आर कॉल्ड एज डैश रिसीट्स। जैसे मैंने एक्सपेंस का बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, capital receipt and revenue, I'm sorry, there are two types of expenses, capital expenditure and revenue expenditure। कहां पे लिखा था ये, तो in the same manner receipts भी दो टाइप के होते हैं, receipts भी दो टाइप के होते हैं, one is revenue receipt and second is capital receipt। revenue receipt क्या होता है, जो नॉर्मल बिजनेस के इनकम एक्सपेंसेस होते हैं, नॉर्मल इनकम एक्सपेंसेस, जैसे कि गुड्स सोल्ड, dividend received, rent received, interest received. In short, all incomes and expenses which comes in P&L account या trading account is called revenue receipt. Capital receipt क्या होता है, जो बैलेंस शीट के असेट साइड में आता है या लाइबिलिटी साइड में आता है, मीनिंग असेट सोल्ड, तो पैसे आए, हम असेट से माइनस करेंगे, इट्स अ कैपिटल रिसीट। या मैंने बैंक लोन लिया, बैंक लोन टेकन कहां पे आएगा, लाइबिलिटी साइड में, सो इट्स अ कैपिटल रिसीट। आई होप दिस इज ओके। हाँ, कैश रिसीट्स विच आर रिकरिंग, रिकरिंग मतलब जो एवरी मंथ आए या जो एक रेगुलर पीरियड में आए, नॉट नेसेसरली मंथली, एक रेगुलर पीरियड में जो आते रहे एवरी टाइम, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। जैसे कि रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, से रॉयल्टी रिसीव्ड या सेल ऑफ गुड्स, ये सब रिकरिंग होते हैं जो बार बार आते हैं, तो इट इज कॉल्ड रेवेन्यू। और जो नॉन रिकरिंग होते हैं, जैसे कि मशीनरी सोल्ड, बैंक लोन टेकन, ये थोड़ी बार बार लोगे, बैंक लोन क्या हर महीना लोगे, या मशीन क्या हर मंथ बेचोगे, नो वी डोंट, so they are non recurring। capital receipts are non recurring and revenue receipts are recurring। returns outward are deducted from, returns outward मतलब परचेज रिटर्न। देखिए हम परचेज करते हैं तो गुड्स आता है, एंड परचेज रिटर्न करते हैं तो गुड्स जाता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट रिटर्न्स आउटवर्ड। तो रिटर्न्स आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस। expenses which are paid before due date are called prepaid expenses, ये सिंपल है। assets which are held in the business for a long period are called fixed assets। जो लॉन्ग टर्म रहते हैं, जो एक साल से ज्यादा के लिए रहता है, we call them fixed assets। trading account is prepared on the basis of its dash expenses, on the basis of direct expenses। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। When commission is allowed to any partner, it is dash of the business। पार्टनर को अगर कमीशन दोगे तो इट इज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के लिए इट इज एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर। When goods are distributed as free sample, it is treated as advertisement of the business, it is treated as advertisement of the business। फ्री सैंपल क्यों देते हो, हम बिजनेस में फ्री सैंपल क्यों देते हैं, क्योंकि वो ताकि बेसिकली इट इज एडवर्टाइजमेंट, फ्री में दोगे तो कस्टमर्स आएंगे, सो इट इज एडवर्टाइजमेंट ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट वन, आंसर इन वन सेंटेंस में स्किप कर रहा हूं, अगली डिसएग्री पे आते हैं। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, partners share profits of the firm according to capital ratio, disagree, they share equally। current account always shows debit balance, false, disagree। current account debit balance भी हो सकता है, credit balance भी हो सकता है, okay, so it need not always show debit balance, debit भी हो सकता है, credit भी हो सकता है, okay, so it is, so I disagree। it is compulsory to have a partnership agreement in writing, disagree। पार्टनरशिप कैन बी ऑल्सो मेड ओरली, जरूरी नहीं है कि राइटिंग में लिखना है, नो डाउट राइटिंग इज प्रेफरेबल, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, सो आई डिसएग्री। पार्टनरशिप फॉर्म इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, अग्री, यस इट्स अ ट्रेडिंग कंसर्न, वो एनपीओ नहीं होता, नॉन ट्रेडिंग या नॉन प्रॉफिट, राइट है,
नॉन ट्रेडिंग मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉन ट्रेडिंग. पार्टनरशिप वेरी मच इज मेंट फॉर प्रॉफिट, इसीलिए इट इज अ ट्रेडिंग कंसर्न. ट्रू, अग्री. एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द पार्टनरशिप फर्म, अग्री. कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इट्स एन एक्सपेंस. लाइबिलिटी पे तो एक्सपेंस ही होगा. पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, अग्री. दो और दो से ज्यादा लोग मिलकर जब बिजनेस चलाते हैं, देन वी कॉल देम पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म. पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी और कमीशन, डिसएग्री. पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड का मतलब कंपल्सरी, देना ही पड़ेगा, तो नो. इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो पार्टनर्स को सैलरी भी नहीं मिलता है, कमीशन भी नहीं मिलता है. ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन एट 6% इज कंपल्सरी. पार्टनरशिप एक्ट में लिखा गया है कि इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, सैलरी टू पार्टनर नहीं देना है, इट इज नॉट कंपल्सरी. बट अगर पार्टनर से लोन लिया है तो उसे 6% इंटरेस्ट देना कंपल्सरी है. नेक्स्ट वन, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेन्स कांस्टेंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल, ट्रू, अग्री. क्योंकि हम जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो करंट अकाउंट में करेंगे, दैट्स व्हाई द नेम इज कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल मेथड. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1945, डिसएग्री, 1932 में आया है. नेक्स्ट वन, profit and loss account reflects the true financial position, false. Financial position is reflected by balance sheet. Financial position is reflected by balance sheet. Balance sheet बताता है कंपनी के पास कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल पोजीशन. प्रॉफिट एंड लॉस में तो प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा एंड नॉट फाइनेंशियल पोजीशन. Amount borrowed by partner from his business will be debited to current account. ना, अमाउंट बोरोड बाय पार्टनर, पार्टनर जब अमाउंट बोरो करेगा तो पार्टनर्स लोन सेपरेट बनेगा, तो एंट्री होता है पार्टनर. सपोज मिस्टर ए ने विड्रॉ की लोन लिया है, तो एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, एज लोन टू कैश और बैंक. तो क्या डेबिट होगा? एज लोन डेबिट होगा एंड नॉट हिज करंट अकाउंट, सो डिसएग्री. सोल्ड बट अनडिस्पैच्ड गुड्स मस्ट बी पार्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, डिसएग्री. ये क्या है? गुड्स मैंने बेच दिया है, मैंने गुड्स बेच दिया है, लेकिन कस्टमर ने अभी तक डिलीवरी नहीं लिया है. तो इन सच केस क्या होता है? वो क्यों नहीं लिया? क्योंकि कस्टमर ने बोला होगा ओके आई टेक द डिलीवरी आफ्टर वीक या आफ्टर 15 डेज, जो भी हो, पर गुड्स तो बिक चुका है. तो तो एक बार सी, वंस द गुड्स आर सोल्ड, तो इज इट आर गुड्स? डेफिनेटली नो. गुड्स तो बिक चुका है, हमने खाली फिजिकली हमारे पास रखा है. कस्टमर माइट बी विल कम इन 2-3 days एंड टेक द पोजीशन. तो वंस द गुड्स आर सोल्ड, तो इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक इवन इफ फिजिकल पोजीशन इज विद अस. ओके, फिजिकल पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमने बेच दिया है तो हमारा गुड्स नहीं है, वी कैन नॉट इंक्लूडेड इन आवर क्लोजिंग स्टॉक. Carriage inward is a selling and distribution overheads, disagree, disagree. Carriage inward is not a selling and distribution overheads, वो तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है. Gross profit is an operation profit, ideally it should be operating profit. Gross profit is an operating profit, disagree. क्या होता है देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है सेल्स में से हम बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस है, लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस, वो लेस करते हैं, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है. फिर ऑफिस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते हैं, जैसे कि ऑफिस एक्सपेंस हो गया, एस&डी एक्सपेंसेस हो गया, तो वो भी लेस करते हैं, देन वी गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो इज ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम? नो, देयर इज डिफरेंस, दीज टू आर डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट अमाउंट्स. तो नहीं, वो सेम नहीं होता है, तो आई डिसएग्री. ऑल फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स आर डेबिटेड टू पीएनएल, ट्रू. फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर मतलब, आई मीन अग्री. हाँ, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर मतलब जो हम इंटरेस्ट लेते हैं या डिस्काउंट होता है, बैड डेट्स है, ये इसको दीस आर कॉल्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. तो वो कहां पे जाएगा? क्या वो पीएनएल में जाएगा? यस, करेक्ट, तो अग्री. फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, डिसएग्री. हम फ्री में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री कहां पे आता है? अगर मैं फ्री में, इफ द गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री टू द कस्टमर्स, तो गुड्स तो जा रहे हैं बिजनेस से, तो इट वन इफेक्ट कम्स ओवर हियर एंड सेकंड इफेक्ट कम्स ओवर हियर, पीएनएल में. दिस इज पीएनएल, ये पीएनएल लिखा है. ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, एमपीएल में डेबिट साइड. क्यों ट्रेडिंग क्रेडिट? बिकॉज गुड्स आर गोइंग आउट. पीएनएल डेबिट क्यों? क्योंकि इट्स अ लॉस, फ्री में दिया है. ओके, तो दीज आर द इफेक्ट्स, ट्रेडिंग में क्रेडिट एंड नॉट डेबिट. So this is disagree. Next one, undervaluation of closing stock by 10%. Undervaluation of closing stock by 10%. Closing stock was 30,000. Find out the value of closing stock. Fine. See, understand this part.
क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया 10% से, क्लोजिंग स्टॉक को 10% से अंडर वैल्यू किया है। दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक का कुछ एक फिगर होगा 100 से फॉर एग्जांपल 100 है ओरिजिनल फिगर, से फॉर एग्जांपल ओरिजिनल फिगर 100 है और हमने उसे 10% अंडर वैल्यू किया, 10% कम किया है, तो हमने कितने पे किया उसको? 90 पे किया होगा। 10% अंडर वैल्यू मतलब ऊपर एक ओरिजिनल फिगर है, वहां से 10% कम है, वहां से 10% कम है। सो अगर मैं इसको यहां से 10% बढ़ाऊं तो क्या मुझे 100 आएगा? नो। अगर मैं 90 से 10% इंक्रीज करूंगा तो 99 आता है। 99, 90 प्लस 10% इज 90 प्लस 90 का 10% इज 9, सो इट विल बी 99। सो दिस मेथड इज रॉन्ग, ऐसे नहीं कर सकते हो। सो हाउ टू डू इट? 100 मेथड। लेट द ओरिजिनल फिगर बी, लेट द कॉस्ट बी 100। हमने क्या किया है? उसको 10% कम किया है, तो उसको कितने पे वैल्यू किया है? 90 पे। तो बुक वैल्यू इज 90, बुक वैल्यू इज 90। सो इफ बुक वैल्यू इज 30,000, व्हाट इज द ओरिजिनल फिगर? इसको सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 30,000 अपॉन 90, तो आंसर आया 33,333। आई होप दिस इज ओके। मैं रिपीट करता हूं, ऐसे केसेस में when they say goods are undervalued by 10%, तो डायरेक्टली we cannot increase by 10%। क्यों? क्वेश्चन में ये थोड़ी लिखा है कि इट शुड बी इंक्रीज्ड बाय 10%। इट इज अंडरवैल्यूड बाय 10%। मतलब ऊपर एक ओरिजिनल फिगर है 100 और वहां से 10% कम होके वो 90 हुआ है, देन वी कैन नॉट इंक्रीज इट बाय 10%। अगर हम 10% इंक्रीज करेंगे तो वो 99 होगा एंड नॉट 100। सो दिस इज द करेक्ट मेथड, दिस इज द करेक्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग इट। आई होप दिस इज ओके। कि कॉस्ट 100 है तो बुक वैल्यू 90 है, तो इफ बुक वैल्यू इज 30,000 देन व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट? ओके, इन दिस वे वी कैन डू इट। और अगर ये नहीं करना है तो नॉर्मल मैथ्स का मेथड, लेट द ओरिजिनल फिगर बी x, तो वो उससे 10% कम हुआ है, तो x इंटू 10 अपॉन 100, इतना हमने कम किया है, तो यूल गेट द करंट वैल्यू 30,000। इसको सॉल्व करेंगे तो यूल गेट x एज 33,333। फाइन, नेक्स्ट वन। सो इसका आंसर इज 33,333। Calculate 12.5% per annum depreciation on furniture. This is pretty simple. 2,20,000 पे 12.5% depreciation. See, 12.5% कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अगर मैं 100 को एक बार हाफ करूं तो आई गेट 50, 50 को और एक बार हाफ करूं तो आई गेट 25, 25 को और एक बार हाफ करूं तो आई गेट 12.5। दैट मीन्स इफ वी हाफ अ नंबर 3 टाइम्स, अगर तुम उसको 3 बार हाफ करोगे तो यू विल गेट 12.5%। शॉर्टकट मेथड। तो 2,20,000 को 2,20,000 का 12.5% कैसे कैलकुलेट करने का? हाफ इट 3 टाइम्स। 2,20,000 का हाफ 1,10,000, 1,10,000 का हाफ 55, 55 का हाफ 27,500। ओके, सो रिमेंबर 12th स्टैंडर्ड में बोर्ड में ऑफन दे आस्क 12.5% ओनली। वियर्ड नहीं पूछते हैं 13.5, 14.5, ऐसा नहीं पूछते हैं। 12.5 क्यों? 12.5 फाइंड करने का ये सिंपल मेथड है। जस्ट हाफ अ नंबर 3 टाइम्स यू विल गेट 12.5। तो 220 का देखो मैंने कैसे किया, 220 को 3 बार हाफ करो, 220 का हाफ 1,10,000, 1,10,000 का हाफ 55,000, 55,000 का हाफ 27,500। दैट्स इट। फिर नेक्स्ट है कैलकुलेट 12.5% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन अभी ऑन 10,000 फॉर 6 मंथ्स। नॉर्मल 10,000 को 3 बार हाफ करो, 10,000 का हाफ 5,000, 5,000 का हाफ 2,500, 2,500 का हाफ 1,250। सो 1,250 इज द डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर। तो 6 मंथ्स का और एक बार हाफ करो, दैट इज 625। आई होप दिस इज ओके। सी 10,000 का हाफ, सपोज ये 10,000 है, 10,000 का हाफ 5,000, 5,000 का हाफ 2,500, 2,500 का हाफ 1,250। तो 1,250 इज 12.5% फॉर द होल ईयर। लेकिन हमें तो 6 मंथ्स का चाहिए, और एक बार हाफ करो 625, दैट्स इट। और नॉर्मल मेथड तो सबको ही आता होगा, 10,000 इंटू 12.5 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 12। नॉर्मल मेथड करना है तो यू हैव टू फॉलो दिस वे, यू हैव टू डू दिस वे। नेक्स्ट वन, insurance premium is paid for the year ending 1st September amounting to 1,500. Calculate prepaid insurance assuming the year ending is 31st March. Okay, ये हमारा ईयर एंडिंग है 31st मार्च। कब पे किया हमने? 1st सितंबर। 1st सितंबर से हमने पे किया 1 ईयर का। इट इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग। तो हमने 1st सितंबर से नेक्स्ट अगस्त तक का भरा होगा। 1st सितंबर से हमने 31st अगस्त तक का पे किया होगा। तो कितना मंथ्स एक्स्ट्रा पे किया है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ्स। 5 मंथ्स का हमने एक्स्ट्रा पे किया है।
तो 12 मंथ्स का 1500 है, तो 5 मंथ्स का क्वेश्चन मार्क कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यू विल गेट द आंसर. तो इट इज 1500 इंटू 5 अपॉन 12. मैं जस्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ. 1500 इंटू 5 डिवाइड बाई 12, सो यू गेट 625. सो दिस इज प्रीपेड. 625 जो है वो प्रीपेड अमाउंट है, विच इज फॉर 5 मंथ्स फॉर द नेक्स्ट ईयर. आंसर इज 625. नेक्स्ट वन, फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट लॉस. चलो फाइंड करते हैं. ये तो बहुत बेसिक है, डेफिनेटली सबको आता है. मैं एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा. परचेजेस 30,000, डेबिट में परचेजेस आएगा. सेल्स 15,000, कैरेज इनवर्ड डेबिट में आता है 2,400. ओपनिंग स्टॉक डेबिट में 10,000. ओके, दिस इज ओपनिंग स्टॉक, दिस इज परचेजेस, दिस इज कैरेज इनवर्ड, दिस इज सेल्स. परचेज रिटर्न 1,000, तो यहां से माइनस कर देंगे 1,000. सो दिस बिकम्स 29,000. क्लोजिंग स्टॉक 36,000. ओके, बैलेंसिंग करते हैं. 36 प्लस 15, 51,000. और डेबिट का टोटल कितना है? 10,000 प्लस 29,000 प्लस 2,400 है. यस, 41,400. 41,400 और ये 51,000 है. सो बैलेंसिंग फिगर इज 9,600. सो ग्रॉस प्रॉफिट इज 9,600. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. इसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, फाइन. दैट्स इट. आई स्टॉप ओवर हियर.